हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसके पहले का टॉपिक मैंने डाल दिया है पार्ट 1 में, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जिसका कि मतलब होता है साझा संपत्ति संसाधन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं। साझा संपत्ति संसाधन यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर लें, और ये भी कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, आप लोग के लिए बोरिंग ना हो। Land according to its ownership can broadly be classified under two broad heads: private land and common property resources CPRS। भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा जाता है: निजी भू संपत्ति तथा साझा संपत्ति संसाधन। While the former is owned by an individual or a group of individuals, the latter is owned by the state meant for the use of community। पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है। दूसरे वर्ग की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती हैं। CPR provide fodder for the livestock and fuel for the households, along with other minor forest products like fruits, nuts, fiber, medicinal plants, etc. साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौधे आदि उपलब्ध कराती है। In rural areas, such land is particular relevance for the livelihood of the landless and marginal farmers and other weaker sections, since many of them depend on income from their livestock due to the fact that they have limited access to land। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर हैं। CPR also are important for women, as most of the fodder and fuel collection is done by them in rural areas. They have to devote long hours in collecting fuel and fodder from a degraded area of CPR। महिलाओं के लिए भी इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा व ईंधन लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इन भूमियों में कमी से उन्हें चारे और ईंधन की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता है। CPR can be defined as community's natural resource where every member has the right of access and uses with specified obligations without anybody having property rights over them। साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, जहां सभी सदस्यों को इसके उपयोग का अधिकार होता है तथा किसी विशेष के संपत्ति अधिकार न होकर सभी सदस्यों के कुछ विशेष कर्तव्य भी हैं। Community forests, pasture lands, village water bodies and other public spaces where a group larger than a household or family unit exercises rights of use and carries responsibility of management are examples of CPRS। सामुदायिक वन, चारागाहों, ग्रामीण जलीय क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन के ऐसे उदाहरण हैं जिसका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है तथा यही उसके प्रबंधन के दायित्व का निर्वहन करती है। अब है एग्रीकल्चरल लैंड यूज इन इंडिया, मतलब कि भारत में कृषि भू उपयोग। लैंड रिसोर्स इज मोर क्रूशियल टू द लिवलीहुड ऑफ द पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। इसमें कुछ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है एग्रीकल्चर इज प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी अनलाइक सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतया भूमि पर आधारित है। In other words, contribution of land in agricultural output is more compared to its contribution in the outputs in other sectors. Thus, lack of access to land is directly correlated with incidence of poverty in rural areas। अन्य शब्दों में कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी से संबंधित है। सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लैंड हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अदर एक्टिविटीज़। भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है जो अन्य कार्यों में नहीं है।
थर्ड पॉइंट है, इन रूरल एरियाज असाइड फ्रॉम इट्स वैल्यू एज अ प्रोडक्टिव फैक्टर, लैंड ओनरशिप हैज़ अ सोशल वैल्यू एंड सर्व्स एज अ सिक्योरिटी फॉर क्रेडिट, नेचुरल हैजार्ड्स और लाइफ कॉन्टीजेंसीज एंड ऑल्सो एड्स टू द सोशल स्टेटस। ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी है तथा प्राकृतिक आपदाओं या निजी विपत्ति में एक सुरक्षा की भांति है एवं समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। An estimation of the total stock of agricultural land resources can be arrived at by adding up net sown area at all fallow lands and cultivable wasteland. समस्त कृषि भूमि संसाधनों का अनुमान निवल बोया गया क्षेत्र तथा सभी प्रकार की पड़ती भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमियों के योग से लगाया जा सकता है। It may be observed from table 5.1 that over the years there has been a marginal decline in the available total stock of cultivable land as a percentage to टोटल रिपोर्टिंग एरिया। तालिका 5.1 से यह निष्कर्ष निकलता है कि पिछले वर्ष में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र से कृषि भूमि का प्रतिशत कम हुआ है। There has been a greater decline of cultivated land in spite of corresponding decline of cultivated wasteland. कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में कमी के बावजूद कृषि योग्य भूमि में कमी आई है। मेरा आवाज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा कम ज़्यादा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल। बढ़ते हैं आगे अपने पेज पे। यहाँ पे दिया हुआ है टेबल 5.1, इसको आप लोग देख लीजिएगा। It is clear from the above discussion that the scope for bringing in additional land under net sown area in India is limited. उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित हैं। There is thus an urgent need to evolve and adopt land saving technologies. अतः भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक है। Such technologies can be classified under two heads: those which raise the yield of any particular crop per unit area of land and those which increase the total output per unit area of land from all crops grown over one agricultural year by increasing land use intensity. यह प्रौद्योगिकी दो भागों में बांटी जा सकती है। पहली वह जो प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाए तथा दूसरी वह प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग से सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाए। The advantage of the latter kind of technology is that, along with increasing output from limited land, it also increases the demand for labor significantly. For a land-scarce but labor-abundant country like India, a high cropping intensity is desirable not only for fuller utilization of land resource but also for reducing unemployment in the rural economy. दूसरी प्रौद्योगिकी का लाभ यह है कि इसमें सीमित भूमि से भी कुल उत्पादन बढ़ने के साथ श्रमिकों की मांग भी पर्याप्त रूप से बढ़ती है। भारत जैसे देश में भूमि की कमी तथा श्रम की अधिकता है। ऐसी स्थिति में फसल सघनता की आवश्यकता केवल भू उपयोग हेतु वांछित है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्या को भी कम करने के लिए आवश्यक है। The cropping intensity CI is calculated as follows. Cropping intensity in percentage is equal to GCA by NSA into 100. तो फसल गहनता की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। कृषि गहनता इज इक्वल टू सकल बोया गया क्षेत्र यानी कि GCA बाई निवल बोया गया क्षेत्र यानी कि NSA into 100। बढ़ते हैं आगे हम लोग क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया पे। भारत में फसल ऋतुएं। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट क्रॉप सीजन्स इन द नॉर्दर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नेमली खरीफ, रबी एंड जैद। हमारे देश में उत्तरी व आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी व जैद के नाम से जानी जाती हैं। द खरीफ सीजन लार्जली coincides with southwest monsoon under which the cultivation of tropical crops such as rice, cotton, jute, ज्वार, बाजरा and तूर is possible. खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित हैं जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर आदि। द रबी सीजन begins with the onset of winter in October November and ends in March April. रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। The low temperature conditions during this season facilitate the cultivation of temperate and subtropical crops such as wheat, gram and mustard.
इस ऋतु में यानी कह सकते हैं रबी ऋतु में इस समय कम तापमान, शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों जैसे गेहूं, चना तथा सरसों आदि की फसलें मतलब लगाई जाती हैं, बोई जाती हैं। Zaid is a short duration summer cropping season beginning after harvesting of rabi crops. जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होता है। The cultivation of watermelon, cucumbers, vegetables and fodder crops during this season is done on irrigated lands. इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां व चारे की फसलों की कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है। However, this type of distinction in the cropping season does not exist in southern parts of the country. यद्यपि इस प्रकार की पृथक फसल ऋतुएं देश के दक्षिण भागों में नहीं पाई जाती। हियर द टेम्परेचर इज हाई इनफ टू ग्रो ट्रॉपिकल क्रॉप्स ड्यूरिंग एनी पीरियड इन द ईयर प्रोवाइडेड द सॉइल मॉइस्चर इज अवेलेबल। देयरफॉर इन दिस रीजन सेम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन थ्राइस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्रोवाइडेड देयर इज सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चराइजर नहीं मॉइस्चर सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर किसी भी उष्णकटिबंधीय फसल की बुआई में सहायक है। इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए देश में इस भाग में जब भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक कृषि वर्ग में एक ही फसल 3 बार उगाई जा सकती है। अब है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या क्या हैं, यानी कृषि के प्रकार क्या क्या हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स द फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड एज इरिगेटेड एंड रेनफेड। बरानी आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि तथा वर्षा निर्भर यानी बारानी कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। There is difference in the nature of irrigated farming as well as based on the objective of irrigation, that is protective or productive. सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादक सिंचाई कृषि। The objective of protective irrigation is to protect the crops from adverse effects of soil moisture deficiency, which often means that irrigation acts as a supplementary source of water over and above the rainfall. रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना, जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। द स्ट्रेटजी ऑफ दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज टू प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर टू मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्रों को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना है। प्रोडक्टिव इरिगेशन इज मीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी। उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना है, पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। In such irrigation, the water input per unit area of cultivated land is higher than protective irrigation. उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। Rain-fed farming is further classified on the basis of adequacy of soil moisture during the cropping season into dry land and wetland farming. वर्षा निर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर दो वर्गों यानी शुष्क भूमि कृषि तथा आर्द्र भूमि कृषि में बांटी जाती है। In India, the dryland farming is largely confined to the regions having annual rainfall less than 75 सेंटीमीटर। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। These regions grow hardy and drought-resistant crops such as ragi, bajra, मूंग, ग्राम and guar fodder crops and practice various measures of soil moisture conservation and rainwater harvesting. तो इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार चारा फसलें आदि उगाई जाती हैं तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग के अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। In wetland farming, the rainfall is in excess of soil moisture requirement of plants during rainy season. Such regions may face flood and soil erosion hazards. These areas grow various water-intensive crops such as rice, jute, and sugarcane, and practice aquaculture in the freshwater bodies.
आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है। ये प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना आदि, तथा ताजे पानी की जल कृषि भी की जाती है। अब है फूड ग्रेन्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फसलों के बारे में, यानी खाद्यान्न फसलों के बारे में जिनको हम लोग खाते हैं। The importance of food grains in India agricultural economy may be gauged from the fact these crops occupy about 2/3 of the total cropped area in the country. भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोई क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। Food grains are dominant crops in all parts of the country, whether they have subsistence or commercial agricultural economy. देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं, भले ही वहाँ जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। On the basis of a structure of grain, the food grains are classified as cereals and pulses. अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जाता है। सीरियल्स यानी कि अनाज। The cereals occupy about 54% of the total cropped area in India. भारत में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। मैं गिन रही थी 54 को क्या कहते हैं, सॉरी। The country produces about 11% cereals of the world and ranks third in production after China and USA. भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। India produces a variety of cereals which are classified as fine grains, rice or wheat, and coarse grains, ज्वार, बाजरा, maize, ragi, etc. Account of important cereals has been given in the following paragraphs. भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है जिन्हें उत्तम अनाज, चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य अनाजों का विवरण निम्न प्रकार है। तो पहला है राइस। Rice is a staple food for the overwhelming majority of population in India. भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। Though it is considered to be a crop of tropical humid areas, it has about 3,000 varieties which are grown in different agroclimatic regions. यद्यपि यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, इसकी 3,000 से भी अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं। These are successfully grown from sea level to about 2,000 meter altitude and from humid areas in eastern India to dry out but irrigated areas of Punjab, Haryana, western UP and northern Rajasthan. इसकी कृषि समुद्र तल से 2,000 मीटर तक की ऊंचाई तक एवं पूर्वी भारत से आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। In southern states and West Bengal, the climatic conditions allow the cultivation of 2 or 3 crops of rice in an agricultural year. In West Bengal, farmers grow 3 crops of rice called Aus, Aman and Boro. But in Himalayas and northwestern parts of the country, it is grown as kharif crop during southwest monsoon season. दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 फसलें बोते हैं जिन्हें औस, अमन तथा बोरो कहा जाता है, परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिम भागों में यह दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में या खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। India contributes 21.2% of rice production in the world and ranked second after China in 2015. भारत विश्व का 21.2% चावल उत्पन्न करता है तथा चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। About 1/4 of the total cropped area in the country is under rice cultivation. देश के कुल बोए क्षेत्र में 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। West Bengal, Uttar Pradesh and Punjab were the leading rice producing states in the country in 2015 to 16. वर्ष 2015 से 16 में देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब थे। The yield level of rice is high in Punjab, Tamil Nadu, Haryana, Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal and Kerala. चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु,
हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में अधिक है। In the first four of these states, almost the entire land under rice cultivation is irrigated. Punjab and Haryana are not traditional rice growing areas. इसमें से पहले 4 राज्यों में, यानी कि पहले 4 राज्यों में पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और आंध्र प्रदेश लगभग संपूर्ण चावल क्षेत्र सिंचित है। पंजाब व हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है। राइस ट्रांसप्लांटेशन इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो देख सकते हैं भारत के दक्षिणी भाग में चावल की रोपाई हो रही है। राइस कल्टीवेशन इन द इरिगेटेड एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s फॉलोइंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब के सिंचित क्षेत्र में चावल की कृषि 1970 से प्रारंभ की गई। Genetically improved varieties of seeds, relatively high uses of fertilizers and pesticides, and lower levels of susceptibility of the crop to pests due। यहाँ पे एक मैप दिया गया, आप लोग इसको देख लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस का मैप दिया हुआ है यहाँ पे। मेजर एरियाज, माइनर एरिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। Two dry climatic conditions are responsible for higher yield of rice in this region. The yield of this crop is very low in rain-fed areas of Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Odisha. तो यहाँ ये कह रहा है कि उत्तम किस्म के बीजों, अपेक्षाकृत अधिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग एवं शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधकता आदि कारक इस प्रदेश में चावल की अधिक पैदावार के उत्तरदायी हैं। इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व ओडिशा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। अब है वीट, जिसका कि मतलब आप लोगों को पता है गेहूं होता है। अब हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।